डायग्नोसिस के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग डायग्नोसिस के लिए 5 एलिमेंट ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट को ही हम लोग क्यों चुनते हैं? क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि जो 5 एलिमेंट का डायग्नोसिस है, ये क्या है? एक होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या हुआ? हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे अपनी बात को कि ये जो होलिस्टिक अप्रोच है, इस होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि हमारी जो पूरी बॉडी है, वो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है। बॉडी के अंदर हमारे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, फंक्शनल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, ऑर्गन्स में हमारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सबको हम लोग एक साथ सारी चीजों के ऊपर ही काम करते हैं और सारी चीजों को ही ठीक करते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर एक साथ काम करने का जो प्रोसेस है या जो अप्रोच है, उसको हम लोग जो है वो होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। फिर इस सिस्टम की दूसरी खासियत क्या है इस कॉन्सेप्ट की? कि हमें ऑर्गन लेवल के ऊपर डायग्नोसिस हो जाता है, यानी कि हमें ये पता चल जाता है इस डायग्नोसिस से कि हमारा कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब चल रहा है। फिर ऑर्गन की मेडिसिन तो हमारे पास है, हम उसको जो है क्या करते हैं, ऑर्गन की मेडिसिन दे देते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गन पता चलने के बाद में फिर हमें उस ऑर्गन को निगेटिव मेडिसिन देनी है या पॉजिटिव मेडिसिन देनी है। ऑर्गन वो हमारा हाइपर हो रहा है या फिर वो ऑर्गन हमारा हाइपो हो रहा है, इस चीज के बारे में इस टूल्स की मदद से जानकारी हो जाती है। जब हमारा ऑर्गन अगर हाइपर हो रहा है तो हम उसको जो है वो निगेटिव मेडिसिन दे देते हैं, और हाइपो हो रहा है तो पॉजिटिव मेडिसिन दे देते हैं। इसको की जानकारी करने के लिए कि ऑर्गन हमारा हाइपर हो रहा है या हमारा हाइपो हो रहा है, अब 5 एलिमेंट्स के अलावा कोई दूसरा टूल नहीं है जिससे कि आप ये पता कर पाए कि हमारा ऑर्गन हाइपर हो रहा है या हमारा ऑर्गन हाइपो हो रहा है। प्लस ये जो डायग्नोसिस है, ये रूट कॉज लेवल का डायग्नोसिस है। ये क्या है? रूट कॉज लेवल का डायग्नोसिस है, जिसको कि हम बीमारी की जड़ तक जा सकते हैं इस डायग्नोसिस से, और वहां पर जाने के बाद में हम अपना काम करेंगे, उसको ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट। प्लस इनिशियल स्टेज के ऊपर डायग्नोस कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही बीमारी स्टार्ट हुआ तभी हमको इस डायग्नोसिस के माध्यम से पता चल सकती है कि ये बीमारी हमारे बॉडी के अंदर शुरू हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जितनी भी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स देखी होंगी, जितनी भी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देखी होंगी, उन सारी रिपोर्ट्स में आपने ये पढ़ा होगा कि ये केमिकल इतने से लेकर के और इस तक जो है, इसकी जो रेफरेंस वैल्यू है वो नॉर्मल है। ठीक है? यहाँ से लेकर के और इस स्टेज तक इसकी जो है वो नॉर्मल वैल्यू है। इससे ज्यादा अगर होता है तो फिर ये जो है वो परेशानी में माना जाएगा, ये इससे कम होता है तो परेशानी में माना जाएगा। अब जब तक वो उस नॉर्मल वैल्यू के अंदर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी केमिकल की नॉर्मल वैल्यू जो है वो 30 से और 45 तक है। ठीक है? अब अगर मान लीजिएगा वो 45 हो गया, 40 हो गया, तो आप जब भी उसको देखोगे रिपोर्ट्स को, तो आप क्या कहेंगे? आपके अकॉर्डिंग तो वो क्या है? नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन हो सकता है कि वो ऑर्गन में कुछ बीमारी हो गई हो और वो ऑर्गन परेशानी में चल रहा हो, उस ऑर्गन के अंदर डिजीज चल रही हो, और वो डिजीज उसकी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन स्टार्ट होते होते वो अभी जो उसका लेवल है वो उतना ज्यादा अप नहीं हुआ जिससे कि आप उसको जो है वो डिजीज मार्क करो पैथोलॉजी के अकॉर्डिंगली। वहां पर क्या बोलेंगे? आप तो बोलेंगे पेशेंट तो ठीक है। लेकिन 5 एलिमेंट कॉन्सेप्ट आपको वहां पर भी बता देगा कि इसको इस ऑर्गन के अंदर दिक्कत स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि आपको इनिशियल लेवल पे भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है 5 एलिमेंट डायग्नोसिस से। फिर डायग्नोसिस बहुत आसान है। इसके अंदर क्या है, किसी मशीन की हमको जरूरत नहीं है।
कि भाई 5 करोड़ रुपए की वो मशीन खरीदनी पड़ेगी, या 2 करोड़ रुपए की मशीन खरीदनी पड़ेगी, या 10 लाख रुपए का खरीदना पड़ेगा, या 2 लाख का खरीदना पड़ेगा। मशीन का कोई जरूरत नहीं है, तो इजी है डायग्नोसिस करना। ठीक है, मशीन की कोई जरूरत ही नहीं है। लेस टाइम कंजम्पशन, टाइम बहुत कम लगने वाला है डायग्नोसिस में। कोई भी टेस्ट कराएंगे, मशीनों में जाएगा, उसकी रिपोर्ट्स आएंगी, ये सारा कुछ होगा, एक्सरे कराएंगे, सीटी कराएंगे, उसमें समय क्या होने वाला है, टाइम लगने वाला है। लेकिन इस डायग्नोसिस में क्या है, लेस कंजम्पशन ऑफ टाइम है। टाइम बस, आप अगर एक्सपर्ट हैं तो आप बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जो है वो इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। एंड इजी टू डायग्नोस, डायग्नोस करना क्या है, बहुत ज्यादा आसान है। फिर इस डायग्नोसिस का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो पता हुआ कि जितने भी अदर जो डायग्नोसिस हैं, उन डायग्नोसिस के भी अपने क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन ये ऐसा डायग्नोसिस है कि इसका अपना कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि हम इसमें कोई केमिकल नहीं दे रहे, कोई उसका ब्लड नहीं निकाल रहे, कोई उसके अंदर कोई रेज हम वहां पर नहीं डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, जिससे कि उसका कोई भी साइड इफेक्ट आए। एंड इकोनॉमिकल है, सस्ता है भाई, कोई खर्चा नहीं होना, कोई टेस्ट नहीं होना। डॉक्टर को जो फीस अपनी लेनी है बस वही तो फीस लेनी है इसके अंदर, और उसका डायग्नोसिस बन जाना है। इजीली डायग्नोज, यानी कई बार क्या होता है कि आपने, मरीज बोला जी मेरे को घबराहट होती है सर, या मुझको कुछ इस टाइप का फील हो रहा है, या मेरे बॉडी के अंदर इस एरिया के अंदर पेन हो रहा है। और आपने क्या किया कि आपने सारे उसके जो है वो इन्वेस्टिगेशन करा लिए। कई बार आपने देखा होगा कि सारे इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद भी क्या होता है, कोई डिजीज नहीं आती है कि हाँ इसको कोई बीमारी है। इसको कुछ भी जो है बीमारी नहीं निकल के आती है किसी भी डायग्नोसिस के अंदर। ऐसी कंडीशन के अंदर आप उसको क्या दवाई देंगे या क्या समझेंगे कि भाई इसका कुछ, सारे इन्वेस्टिगेशन तो डॉक्टर्स ने करा ली लेकिन कुछ भी नहीं आया। लेकिन 5 एलिमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपको इस कंडीशन में भी बता देगा कि इस पेशेंट को ये बीमारी चल रही है, ये ऑर्गन इसका जो है वो डिस्टर्ब है, और ये ऑर्गन इसका हाइपर या हाइपो हो रहा है। And- और एक सबसे बड़ी इसकी खूबी है डायग्नोसिस की, ये किसी भी डिजीज के बारे में आपको प्रिडिक्ट भी कर सकता है। यानी कि अगर आप इससे डायग्नोसिस पेशेंट का करते हैं तो आपको ये बात पहले पता भी लग सकती है कि इस मरीज को इन फ्यूचर ये बीमारियां भी होने की संभावना है। ये बात भी आप जो है वो इस डायग्नोसिस से पता कर सकते हैं। ये जो है वो हमारे मेरिट थे 5 एलिमेंट डायग्नोसिस के। अभी अगर यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो विद इन 5 मिनट आप लोग यहाँ मेरे से जो है वो क्वेश्चन कर, अपना जो भी आपका कोई डाउट है उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी की कोई क्वेरी, यहाँ तक बात सबके समझ में आए? Yes, sir. Sridhar, Sridhar, Yes. have you understood everything? Yeah, I understood everything. Yeah. I Shilpa, understood you. Shilpa Soni. Yes, sir. Yeah. Any doubts? No, sir. No. Okay. वशिष्ठ जी, अनिरुद्ध कपूर, Yes, sir. Yes. Sir, I just Yeah. recently joined, sir. ये Sir, I recently joined this meeting. हाँ, अभी जो मैंने स्लाइड
दिखाया था, सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ, मेरिट्स ऑफ अभी तक दिस नहीं फाइव सर, एलिमेंट। इसलिए नहीं सर, इसलिए सर कि आपने बताया कि 5 एलिमेंट से हम डायग्नोस भी ठीक से कर सकते हैं और फ्यूचर में होने वाली डिजीज को भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और इसमें हमारे को टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। क्योंकि सबसे मेन चीज जो है वो डायग्नोसिस के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर खास बात यह है कि हमको एक ऐसा डायग्नोसिस टूल चाहिए जो हमें ये बताता है कि हमको डाइल्यूशन कौन सा यूज करना है, जो हमको डाइल्यूशन के बारे में बताता है कि डाइल्यूशन कौन सा यूज करना है। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि ये हमको डाइल्यूशन के बारे में बता देता है कि आपको कौन सा डाइल्यूशन यूज करना है। ठीक है। तो वी ऑल आर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। ठीक है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हमारा डॉक्टर काउंसिलर मैट्री जी के द्वारा जो है वो फाउंडेड की गई थी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को डॉक्टर काउंसिलर मैट्री ने फाउंड किया था। और डॉक्टर काउंट सीजर मैट्री का क्या बिलीफ था, जिस बिलीफ को लेकर के उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्टार्ट किया। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन भी डाला था ग्रुप के अंदर शायद। डॉक्टर काउंट सीजर मैट्री ने जो इलेक्ट्रोएम्पैथी को इन्वेंट किया था, इलेक्ट्रोएम्पैथी को जो स्टार्ट किया था उन्होंने, सबसे पहले उनका जो कंसेप्ट था, जो उनका जो थॉट था, वो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने पैरासेल्सिस को पढ़ा था और पैरासेल्सिस के अकॉर्डिंगली उन्होंने, उनका जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर भी एक एनर्जी होती है। नॉर्मल लैंग्वेज में एनर्जी की हम लोग बात करेंगे तो वहाँ प्लांट के अंदर एक एनर्जी होती है, और उस प्लांट की एनर्जी को हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन के रूप में निकालते हैं, और उस एनर्जी को हम हेल्दी बॉडी के ऊपर जो है वो जो हमारे प्लांट की एनर्जी है। तो हमारी मेडिसिन के अंदर क्या है, हमारी मेडिसिन के अंदर एक एनर्जी है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी मेडिसिन जो है वो एनर्जी मेडिसिन है। काउंसिलर मेट्री के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अकॉर्डिंग, जो हेल्थ है हमारी, वो क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड और लिम्फ का, दोनों का स्टडी स्टेट में होना, या दोनों का बैलेंस होना। यहाँ पर बैलेंस के बारे में एक चीज मैं और बता देता हूँ, बहुत कंफ्यूजन मार्केट के अंदर है या लोगों के अंदर इलेक्ट्रोपैथी में ये कंफ्यूजन है कि ब्लड एंड लिम्फ का बैलेंस होना डिजीज है। नहीं, ब्लड का बैलेंस होना और लिम्फ का बैलेंस होना, ये नहीं ब्लड और लिम्फ में बैलेंस नहीं, बल्कि ब्लड का अपने आप में बैलेंस होना। ब्लड के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो जितनी मात्रा में जो चीज होनी चाहिए वो उतना होना ब्लड का बैलेंस है, और जितना जो कुछ लिम्फ के अंदर होना चाहिए वो लिम्फ का बैलेंस है। तो दोनों चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। ठीक है, लिम्फ भी ठीक होना चाहिए और ब्लड भी ठीक होना चाहिए। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि लिम्फ और ब्लड के बीच में कोई बैलेंस करना है कि भाई उतना ब्लड चाहिए और उतना लिम्फ चाहिए, नहीं। यह लिम्फ और ब्लड के बैलेंस के का मकसद है कि ब्लड के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो बैलेंस होने चाहिए, यानी कि जितनी मात्रा में जो चीज होनी चाहिए वो उतनी मात्रा में ही होनी चाहिए। इस तरीके से लिम्फ के अंदर जो चीज जितनी मात्रा में होनी चाहिए वो उतनी मात्रा में ही होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा जो पेशेंट है या हम जो है वो हेल्दी है। और अगर ये इम्बैलेंस है, यानी कि ब्लड के अंदर जो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जितने होने चाहिए थे वो उतने नहीं है, तो क्या है, ये डिजीज है। ठीक है। तो डिजीज क्या है, विशिएशन ऑफ द ब्लड, लिम्फ और बोथ। ठीक है, अगर हमारा ब्लड के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ब्लड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं,
वो जितनी मात्रा में होनी चाहिए, वो अगर उससे कम या ज्यादा मात्रा में है तो हमारी जो है वो डिजीज है बॉडी। ठीक है। ब्लड के अंदर जो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसको हमें बैलेंस करना है। इसको इलेक्ट्रोपैथी में ट्रीटमेंट में हमको क्या करना है कि विशेषण जो है ब्लड का वो खत्म करना है। ब्लड के अंदर जो इम्बैलेंसिंग आ गई है उस इम्बैलेंसिंग को खत्म करना है। तो वो इम्बैलेंसिंग आप कैसे खत्म करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने जो है वो, हमने आपको एक चाय बना करके दिया, आपको टी आपको ने पी रहा है, ठीक है ना। अब वो टी के अंदर कोई कहता है कि भाई इस टी का जो है ना वो टेस्ट खराब हो गया है, इस टी का टेस्ट खराब है, और इस टी का टेस्ट सही करो। उस टी का आप टेस्ट कैसे सही करेंगे? चाय आप पी रहे हैं, उसका चाय का जो टेस्ट है वो बिगड़ गया है, क्योंकि उसमें जितनी चीनी डालनी थी, जितनी पत्ती डालनी थी, जितना पानी डालना था, जितना दूध डालना था, वो उसमें से कुछ, या तो पानी ज्यादा हो गया है, या फिर दूध ज्यादा हो गया है, या चीनी ज्यादा हो गई है, या पत्ती ज्यादा हो गया है, या फिर कुछ कम हो गया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका के टेस्ट बिगड़ गया उसका। अब वो आपसे हम पूछ रहे हैं कि उस टेस्ट को आप कैसे ठीक करोगे। तो आप लोग बताइए वो टेस्ट आप कैसे ठीक करेंगे? सर अगर कुछ कम हुआ है तो वो ऐड करके, हम्म। या तो अगर सर अगर कुछ कम हुआ है तो वो चीज हम्म। ऐड कर देंगे। और सर अगर कुछ ज्यादा हुआ है तो हम्म। या तो हम दूध या पानी ऐड कर देंगे उसमें। पहले, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सर, पहले तो फाइंड आउट करेंगे कि क्या कम या क्या ज्यादा है। कम हुआ है, करेक्ट। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या कम हुआ है। तो जो कम हुआ है उसी को तो आप ऐड ऑन करेंगे। यस सर। हम्म। अब, और ये ऐड ऑन करने के लिए मान लीजिएगा अगर हमने ये सारे जितना भी चीज थी तो वो अलग अलग पर्सन के कांटेक्ट में है वो, कि चीनी डालने वाला दूसरा बंदा था, दूध डालने वाला दूसरा बंदा था, आग चलाने वाला कोई और था, टी डालने वाला कोई और था, पानी को रखने वाला कोई और है। हम्म। सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि क्या चीज ज्यादा हो गई है इसके अंदर, या यस क्या सर। चीज कम है। और वो फाइंड आउट करने के बाद आप किसके पास जाएंगे? जो उसको कंट्रोल कर रहा है, उसी के पास जाएंगे ना। यस सर। पानी अगर कम है तो पानी लेने के लिए उसी के पास जाएंगे ना जिसके पास पानी है। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहती है कि हमारे जो जो ब्लड है उसके अंदर अगर विशेषण हो गया है, ब्लड में या लिम्फ में, तो हम बीमार हो गए, हमें क्या करना है, उसका विशेषण को ठीक कर देना। विशेषण का मतलब कि ब्लड के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे, ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स थे, वो कंपोनेंट डिस्टर्ब हो गए ना। पैथोलॉजी में आप क्या करते हो, पैथोलॉजी में क्या देखते हो? बस ये तो देखते हो ब्लड में क्या कम है और क्या ज्यादा है। भाई, यही तो देखते हो ना पैथोलॉजी के अंदर, या कुछ और देखते हो? आप देखते हो कि किसका क्रिएटिनिन कितना ज्यादा हो गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया तो आप सोचते हो उसकी किडनी खराब हो रही है। किसी का पीटीओटी बढ़ गया, आप सोचते हो उसका लीवर खराब हो रहा है। किसी के कोई और दूसरे एंजाइम्स बढ़ गए तो आप सोचते हो कि इसका जो है वो हार्ट खराब हो रहा है। तो वो ब्लड के जो क्या चीज चेक करते हैं हम, कि ब्लड का विशेषण कितना है। पैथोलॉजी में हम लोग क्या देख रहे हैं, खाली विशेषण जाकर के तो देखते हैं हम। वो विशेषण को पता करना है कि ये विशेषण हमारा किस ऑर्गन के साथ में जुड़ा हुआ है। हम लोगों की जो मेडिसिन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, उस मेडिसिन को, स्पेसिफिक मेडिसिन है, उसको सबसे पहले जो बनाया था वो किसने बनाया था? पैरासेल्सस ने बनाया था। किसने? पैरासेल्सस ने। पैरासेल्सस मेटी से ही पहले के टाइप के थे। मेटी जी ने जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बनाया, उन्होंने
सिंगल प्लांट को बनाने के लिए पैरासेल्सस की विधि को अपनाया, और उसके बाद में अपने 38 कॉम्प्लेक्स बनाया। स्पेजरिक जो हमारी मेडिसिन है, जो हम लोगों के हाथ में जो मेडिसिन है, जिसको हम इलेक्ट्रोएम्पैथिक मेडिसिन कहते हैं, वो क्या है? एक स्पेशल मेथड से बनाई गई दवाई है। ठीक है, एक स्पेशल मेथड से बनाई गई दवाई है, क्योंकि किसी भी चीज के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है? उसका मेथड। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में दूध है, आप उसका दूध का दही भी बना सकते हैं, दूध से आप घी भी बनाते हैं, दूध से बटर भी बनाते हैं। तो मेन कंपाउंड तो आपके पास मिल्क है, लेकिन जो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसी से ही जो चीज बनती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो दवाई बनाने का तरीका वो क्या है? स्पेजरिक मेथड है। वरना तो जड़ी बूटियों से दवाई आयुर्वेदा ही बनाता है, जड़ी बूटियों से दवाई होम्योपैथिक भी बनाता है, जड़ी बूटियों से दवाई यूनानी भी बनाता है, जड़ी बूटियों से दवाई सिद्धा भी बनाता है। तो हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो डिफरेंट है। हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? स्पेजरिक मेथड है। स्पेजरिक मेथड क्या कहता है, उसका पीछे कंसेप्ट क्या है? स्पेजरिक मेथड ये कहता है कि भाई, ये जो प्लांट है, जो प्लांट है, इसके अंदर जो हमें दिख रहा है कि इसमें बहुत सारे प्लांट के जो इंग्रेडिएंट हैं, जो प्लांट के केमिकल हैं, जैसे हल्दी के अंदर आप लोग सुनते हो कुरकुमिन होती है, इस तरीके से हर प्लांट के अंदर कुछ केमिकल होते हैं। लेकिन स्पेजरिक कहता है कि प्लांट जो है भैया, वो खाली उसके अंदर वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, या प्लांट में सिर्फ जो है वो वेरियस इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है, उसके अलावा प्लांट के अंदर एक छुपी हुई थेराप्यूटिक पावर भी है। एक थेराप्यूटिक पावर या एक एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं, कि वो भी प्लांट के अंदर रहती है। अब नॉर्मली अगर किसी प्लांट को आप क्या करते हो, उबालते हो, उसका चूर्ण बनाते हो, या फिर उसका भस्म बनाते हो, इस तरीके से अगर आप प्लांट को कंज्यूम करते हो, तो जो प्लांट के इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो आपकी बॉडी में चले जाते हैं, लेकिन जो छुपी हुई पावर थी वो उसके वो आपको नहीं मिलती है। उस छुपी हुई पावर को निकालने के लिए, एनर्जी को बाहर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? एक स्पेशल प्रोसेस चाहिए होता है। ठीक है? वो प्रोसेस का नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम है स्पेजरिक। अगर हम मेडिसिन को स्पेजरिक की तरह बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एक यूकेलिप्टस प्लांट है, या फिर छोड़िए, आपके घर में प्याज है, ओनियन है, उस ओनियन के अंदर आप ओनियन काट करके नॉर्मली कंज्यूम कर रहे हैं, अपने फूड में डाल करके आप ओनियन कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो ओनियन के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं उनको तो आप कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ओनियन के अंदर जो छुपी हुई एनर्जी है, उस एनर्जी को आप यूज नहीं कर रहे हैं। उस एनर्जी को आप कब यूज करेंगे? जब आप स्पेजरिक की तरह से उसमें से उस एनर्जी को वापस निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, स्पेजरिक मेथड से। ठीक है, स्पेजरिक मेथड जो है कॉम्प्लेक्स मेथड है, इस क्लास के अंदर हम मेडिसिन बनाने का कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं कैसे बनती है। स्पेजरिक मेथड एक अपने आप में पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लांट के अंदर जितना भी टॉक्सिक पार्ट होता है, वो तो सारा का सारा बाहर निकाल दिया जाता है, और जो प्लांट्स के इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस प्रोसेस में हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। प्लस साथ में जो मैंने अभी बताया था कि जो एनर्जी है प्लांट, वो एनर्जी हम इस पेजरी के अंदर कलेक्ट करते हैं। इस जो हमारी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन है वो क्या है? एक एनर्जी मेडिसिन है। अगर आप उसको का कोई केमिकल टेस्ट करके देखेंगे, तो उसके अंदर आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत बड़ी मात्रा के अंदर नहीं मिलेंगे, इतनी शॉर्ट मात्रा में मिलेंगे कि नॉर्मली वो केमिकल का बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक चम्मच हल्दी लेनी है किसी भी बीमारी के लिए, और उसके अंदर हम बहुत उस एक चम्मच का 10 लाखवां हिस्सा आपको दे दें, तो आपके क्या वो होगा? उसके अंदर कुछ लगेगा? उससे बॉडी के ऊपर कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस पेजरी के अंदर वो उसका 10 लाखवां हिस्सा ही है, बट क्या है? वो एक एनर्जी के साथ में है, और एनर्जी के साथ में होने की वजह से वो एनर्जी जो है वो क्या करती है, हमारी बॉडी के ऊपर या हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर
वर्क करती है। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना है कि हमारे पास क्या है, एनर्जी है। हमारी मेडिसिन के अंदर क्या है, एनर्जी है। अब वो एनर्जी है जब मेडिसिन के अंदर, वो एनर्जी किस चीज के ऊपर जाकर काम करेगी? मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए आप लोग। आपकी मेडिसिन के अंदर एनर्जी है, तो वो एनर्जी आपकी किस चीज के ऊपर काम करेगी? सर हमारी एनर्जी के ऊपर। यस, शिल्पा करेक्ट। एनर्जी कहाँ पर काम करेगी? Where energy is एनर्जी के lacking. ऊपर ही तो काम करेगी आपकी बॉडी के। एनर्जी आपकी बॉडी के या आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन की एनर्जी के ऊपर ही तो काम करेगी। या अगर आप पदवा ने सेल लिख करके भेजा तो सेल के पर, सेल की एनर्जी पे ही तो आपकी एनर्जी काम करेगी। तो फिर आपको बॉडी को एनर्जी के स्टाइल में समझना बहुत जरूरी है। जब आप बॉडी को एनर्जी के स्टाइल में समझोगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे कौन से ऑर्गन की एनर्जी डाउन हो रही है, किस ऑर्गन की एनर्जी ठीक कम हो रही है, और आपके हाथ में एनर्जी की मेडिसिन है, तो फिर आप दवाई दोगे क्या? कौन सी दवाई आप देंगे? कि आपकी मेडिसिन के अंदर भी तो एनर्जी है। प्रॉब्लम ये नहीं है, आपके पास तो सारी मेडिसिन है, वो मेडिसिन 38 आप लेकर के बैठे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि किस ऑर्गन की एनर्जी डाउन हो रही है और किस ऑर्गन की एनर्जी हाई हो रही है। अगर आपको ये पता लग जाता है तो आप मिनट भर में जो है वो पेशेंट को ठीक कर सकते हो। हमें उस और बॉडी के एनर्जी को समझने के लिए, जो एनर्जी का जो शेड्यूल है, जो एनर्जी है, जो एनर्जी के रास्ते हैं, जो एनर्जी के कॉन्सेप्ट हैं, उसको समझना तो जरूरी है ना। जब हम उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, तब फिर हमें समझ आएगा कि एनर्जी क्या है और हमें जो है वो कौन सी मेडिसिन का सिलेक्शन करना है। मेरे से कोई भी जो है वो क्वेश्चन नहीं कर रहा है बीच में, मैं पूछ रहा हूँ तब भी। या तो सब लोगों की समझ में आ रहा है या फिर सबके सर से उतर रहा है पूरा मामला। नहीं, यहाँ तक तो पूरा समझ में आ रहा है सर। अब हम आगे चलते हैं, हिप्पोक्रेट की बात करते हैं। हिप्पोक्रेट्स के बारे में सब लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स को जो है वो फादर ऑफ मेडिसिन माना जाता है। क्या? फादर ऑफ मेडिसिन। इतना ये एलोपैथिक भी है ना, वो सारा का सारा कहाँ से स्टार्ट हुआ? हिप्पोक्रेट से। हिप्पोक्रेट्स इज द फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स ने भी अपने टाइम में ह्यूमरल थ्योरी दी थी। ह्यूमरल थ्योरी क्या? कि हमारी जो बॉडी है, उस बॉडी के अंदर 4 टाइप्स के ह्यूमर्स हैं। ह्यूमर्स में 4 टाइप के लिक्विड्स हैं। ठीक है, जिसमें कि ब्लड, फ्लैम, ब्लैक बाइल, येलो बाइल। ठीक है, तो ये किसने बताया था? ये हिप्पोक्रेट्स ने कहा था कि हमारी बॉडी में क्या है, 4 ह्यूमर्स हैं। हिप्पोक्रेट्स का क्या बिलीफ था, क्या कहते थे हिप्पोक्रेट्स? कि जब ये ह्यूमर्स इम्बेलेंस हो जाते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, जब ये इम्बेलेंस हो जाते हैं, तो फिर हम बीमार हो जाते हैं। और ये ह्यूमर्स कहाँ पर होते हैं? ये ह्यूमर्स सारे हमारे ब्लड के अंदर भी, ब्लड के अंदर शामिल होते हैं। वही बात जो मैटी जी ने कही थी, हमारे ब्लड के अंदर विशेषण हो गया। अगर ये जो ह्यूमर्स हैं ये जब इम्बेलेंस हो जाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ये बात कौन कह रहा है? हिप्पोक्रेट्स कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। गैलन भी जो है वो 129 से लेकर के 216 एडी तक एक अपने आप में एक बहुत बड़े मेडिसिन के साइंटिस्ट रहे हैं। उनका भी यही कंसेप्ट था। उन्होंने क्या कहा कि द कंसेप्ट ऑफ 4 ह्यूमर्स आल्सो नोन एज ह्यूमरल थ्योरी वाज एज foundational theory in ancient and medieval medicine, and it was further developed and popularized by the Greek physician Galen. जो बात हिप्पोक्रेट्स ने कही थी, उसी बात को जो है वो
गैलन ने भी एक्सेप्ट किया और उन्होंने उस बात को और आगे बढ़ाया। उन्होंने उसमें ये भी कहा कि ये थ्योरी जो है वो, उनकी जो थ्योरी थी उसको इन्फ्लुएंस किया टीचिंग के द्वारा, ठीक है, कि जो फोर ह्यूमर्स हैं, ये बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, that were believed to determine a person's physical and mental health, they are associated with specific qualities and characters। जब ये इम्बेलेंस होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है, और जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारा इमोशंस हैं, उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये बात किसने कही? ये बात गैलन ने कही। ठीक है, उसी के साथ मैं थोड़ा सा ये मैं जल्दी थी तो आज वो स्लाइड यहाँ पर डाल नहीं पाया। मैटी जी ने भी जो है वो अपनी बुक के अंदर 5 एलिमेंट्स का जिक्र किया। ठीक है, मैटी ने भी जो है वो, ब्लड है, ब्लड इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स, ये बात मैटी जी ने भी जो है वो अपनी Blood, बुक्स में लिखी। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब कुछ जो है वो मैटी जी ने नहीं लिखा, 5 एलिमेंट हमारे पास नया चीज कहाँ से आ गई। तो मैं वो भी थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा था। ठीक है, तो मैं आपको बुक भी जो है वो शो कर रहा हूँ, मैटी जी की जो बुक है। मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर। जी सर। ये मैटी बुक है, ओरिजिनल एक, और ये बुक जो है वो फ्रेंच में लिखी हुई है। 1897 की ये बुक्स है। ये पूरा जो चैप्टर है, ठीक है, मैंने इसको बुक का पूरा ट्रांसलेशन करा करके रखा हुआ है अपने पास। तो क्योंकि आपको ओरिजिनल दिखानी थी इसलिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा चैप्टर जो है वो एनर्जी के ऊपर है। ठीक है, फोर्सेस एंड कॉस्मिक किक्स।
ये पूरा सारा का सारा फोर्स के ऊपर ही चैप्टर है, ठीक है। नेगेटिव फोर्स एंड पॉजिटिव फोर्स के ऊपर ये पूरा। ये वाला चार्ट में दिखा रहा था अभी ग्रुप के अंदर जो पिछले दिनों में डिस्कस चल रहा था आरई लेने का, ठीक है। तो ये इसमें उन्होंने दिखाया कि ये जो है ये बैलेंस है, ये डिजीज हेल्दी बॉडी है ये, ठीक है। जब भी हमें कोई डिजीज होती है तो क्या होता है कि ये वाली पोजीशन बन जाती है। ये वाला क्या है, ये पॉजिटिव हो रहा है ऑर्गन, और ये ऑर्गन जो है क्या हो रहा है, वो जिस निगेटिव हो रही है, ठीक है। अगर आप कोई भी मेडिसिन यहाँ पर देते हैं निगेटिव, तो वो यहाँ तक ही बैलेंस होगी और इसके नीचे नहीं जाएगी। या अगर आप कुछ ही पॉजिटिव देते हैं तो ये यहाँ तक पहुंचेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। टॉपिक आज का नहीं है, लेकिन वो सामने थी तो मैंने कहलाई आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा थीमेटिक की बुक के अंदर जो है वो एलिमेंट्स के बारे में बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर ये मेंशन्ड है। क्वाड्रे एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स को फिजिकल मैटी की बुक के अंदर ये मैटी जी एलिमेंट्स के ऊपर वर्क किया था, और एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने लिखा है कि ब्लड के अंदर ये एलिमेंट्स होते हैं, और ये एलिमेंट ये पूरा जो है वो एलिमेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर ही जो है वो मैटी जी ने लिखा है। इस एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट को कि ब्लड के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, या ब्लड इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 4 एलिमेंट्स, इसको सारे लोगों ने जो है समझा है और सबने माना है, इवन बेटी जी ने भी माना है। अब हम ब्लड के अंदर कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स हमारे किसी ना किसी ऑर्गन के साथ में एसोसिएटेड है। अब हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे ब्लड के अंदर कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब है, ठीक है। ये समझने के लिए ही हम लोग जो है वो 5 एलिमेंट थ्योरी को पढ़ते हैं। 5 एलिमेंट्स का जो डायग्नोसिस है वो क्या है, इट इज अ होलिस्टिक सिस्टम। The 5 elements are seen as symbolic representation of different type of energies। हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, उसको हमने एनर्जी को, जैसे 5 एलिमेंट के अंदर हमारा वुड हो गया, फायर हो गया, अर्थ हो गया, तो ये सारी चीजें बॉडी के अंदर आपको कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन क्या है कि हमने इसको एक सिंबॉलिक नाम दे दिया है। जैसे कोई चीज गर्म है तो गर्म को हमने एक नाम दे दिया कि ये फायर है, ठीक है। ब्लड है, ब्लड गर्म हो रहा है मान लीजिएगा, ब्लड के अंदर क्या होता है, गर्म होता है, ब्लड गर्मी होती है, वहां पर हमने उस हीट को क्या नाम दे दिया, फायर दे दिया नाम, ठीक है। इसी तरीके से जो लीवर एनर्जी है उसका काम क्या है कि स्मूथ फ्लो है, हमारी बॉडी के अंदर स्मूथ फ्लो करती है वो, ठीक है। विंड की तरह काम करती है, हवा की तरह काम करती है, उसको हमने क्या नाम एक दे दिया, वुड का नाम दे दिया। ये जो नाम दिया है ये क्या है, सिंबॉलिक नाम है। ये सब चीजें आपको बॉडी के अंदर नहीं मिलेगी। ये क्या है, एनर्जी है, एनर्जी को एक सिंबॉलिक नाम दे दिया कि भाई ठीक है, इसकी फायर एनर्जी डाउन हो रही है, इसकी वुड एनर्जी डाउन हो रही है, इसकी अर्थ एनर्जी डाउन हो रही है, इसकी वाटर एनर्जी डाउन हो रही है, इसकी एयर एनर्जी डाउन हो रही है, इसकी मेटल एनर्जी डाउन हो रही है। क्या है, एक सिंबॉलिक नेम है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि हमको इस सारी एनर्जीज के फ्लो को बस बैलेंस करना है। अगर मान लीजिए अगर लीवर की एनर्जी डाउन हो गई तो जाहिर सी बात है कि लीवर जो काम कर रहा है वो एक एनर्जी से काम कर रहा है,
एनर्जी से जब लीवर काम कर रहा है तो क्या कर रहा है, लीवर लीवर का जो अपना काम है, जो प्रोडक्शन करना है लीवर को, जो टॉक्सिन को जो है वो चेंज करना है, वो सारा का सारा लीवर काम कर रहा है। अब अगर वो एनर्जी लीवर की डाउन हो जाएगी तो क्या होगा, फिर वो अपना फंक्शन डाउन कर देगा। उसका लीवर का फंक्शन डाउन हो जाएगा तो जो जो चीजें लीवर बना रहा था, जो काम लीवर कर रहा था, वो ब्लड के अंदर वो वाले केमिकल ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो हो गया इम्बेलेंस उस एनर्जी की वजह से। अब हमारे पास एनर्जी की मेडिसिन है, हमने वो मेडिसिन दी, लीवर ने ठीक काम करना चालू कर दिया। जब लीवर ठीक काम करेगा तो ब्लड के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। हमारी बॉडी क्या होगी, हार्मोनी हो जाएगी, हार्मोनियस स्टेज मेंटेन हो जाएगी। ठीक है। इम्बेलेंसेस, blockages in the flow of energy associated with the particular element are those who lead a physical or emotional disharmony। जब भी कोई एनर्जी का फ्लो रुकेगा, ब्लॉक हो जाएगा एनर्जी का फ्लो या कम हो जाएगा, उसी की वजह से जो है वो आप बीमार पड़ेंगे, फिजिकल मेंटल जो भी डिसऑर्डर्स आएंगे वो आपको उसकी वजह से आएंगे। ठीक है। कंसेप्ट है हमारा 5 एलिमेंट डायग्नोसिस का, वो क्या है कि 5 एलिमेंट डायग्नोसिस जो है वो उसके अंदर हमें बॉडी की एनर्जी को समझना है, ऑर्गन्स को समझना है, ऑर्गन्स के सिम्टम्स को समझना है, एंड ओवरऑल बैलेंस को समझना है। जब जाकर के हम जो है वो एक होलिस्टिक डायग्नोस कर पाएंगे। ठीक है। उसके और होलिस्टिक डायग्नोस करने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए, पूरा एक डायग्नोसिस बनाने के लिए, आपने देखा होगा कि मैं बार बार जो है वो पूछता हूँ पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। ठीक है ना। तो हमको एक पूरा उसके बारे में पेशेंट के एक जानकारी लेनी पड़ेगी। उसमें हमें पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करना है, उससे पेशेंट से क्वेश्चनिंग करनी है, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, उसको पल्स देखना है पेशेंट का, और उसकी बातों को आगे सुनना है। ठीक है। तो here are some general overview how to diagnose by the 5 एलिमेंट। डायग्नोस कैसे करेंगे 5 एलिमेंट्स के साथ, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन मतलब कि पेशेंट जो आया है उसको क्या परेशानी है, कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो उसके डिस्टर्ब है। तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखेंगे भाई, हम उसको टच करके देख लेंगे। ठीक है। उसको फीवर वगैरह तो नहीं हो रहा है, उसका पेशेंट का कलर कैसा है, पेशेंट की टंग का कलर कैसा है, पेशेंट की आईज का कलर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और इस इंफॉर्मेशन से भी हमको पता चलेगा कि इसका कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब चल रहा है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिएगा पेशेंट है, उसका आइज, हमने देखा उसकी आइज पता चला जी पीली आइज हो रही है उसकी, इट शोज दैट देयर इज सम प्रॉब्लम इन लीवर। या टंग जो है उसकी रेड कलर की हो रही है, तो ये बता रहा है कि उसको कहीं ना कहीं हार्ट में परेशानी है या उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में परेशानी है। जब आगे हम लोग इस कोर्स को करेंगे तो पूरी चीजें एक्सप्लेन होंगी। ठीक है। क्वेश्चनिंग करनी है पेशेंट से। क्वेश्चनिंग में क्या करना है भाई, पेशेंट की हिस्ट्री पूछनी है हमको, करंट सिम्टम्स पूछना है कि अभी उसको क्या क्या परेशानी हो रही है, उसका लाइफ स्टाइल पता करना है, क्या करता है, किन लोगों में बैठता है, कैसा है, किस टाइप का है, उसकी डाइट पता करनी है, वो खाता पीता क्या है, उसके इमोशंस पता करने हैं, उसको डर ज्यादा लगता है, सोचता ज्यादा है, जॉयफुल ज्यादा है, दुखी ज्यादा रहता है। इस टाइप की इंफॉर्मेशन भी जब हम कलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि हमको पेशेंट के बारे में जानकारी मिलेगी कि इसका कौन सा ऑर्गन जो है वो डिस्टर्ब चल रहा है। इस तरीके से पाल्पिटेशन, उसके हमको पल्स देखनी है। जब हम उसकी पल्स देख लेंगे तो उसकी पल्स से भी हमको काफी कुछ आइडिया होगा कि भाई इसकी जो पल्स में से कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब चल रहा है या कौन सा एलिमेंट इसका डिस्टर्ब चल रहा है। एंड लिसनिंग एंड स्मेलिंग, सुनना है चीजों को। क्या सुन सकते हैं हम लोग, पेशेंट की वॉइस कैसी है, तेज एक्सट्रोवर्टेड है, इंट्रोवर्टेड है, पेशेंट हल्का बोलता है, तेजी से बोलता है, उसकी सांस में कैसी आवाज आ रही है, कफ में उसका किस टाइप का जो है वो खरखराहट हो रही है, हार्ट बीट कैसी है, इस जो क्या करना है हमको सुनना है। ठीक है। फिर ऑर्डर, ऑर्डर में जो उसके स्मेल किस टाइप की है, पेशेंट के अंदर स्मेल किस टाइप की, पेशेंट में स्मेल आ रही है। ठीक है। इससे भी हमको जो है काफी हेल्पफुल होगा ये पता करने में कि पेशेंट का कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब चल रहा है। फिर एनालिसिस करेंगे हम, इन पांच चारों चीजों को एक साथ मिलाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि भाई पेशेंट जो है वो क्या क्या परेशानियां पेशेंट ने बताया है, और अब इस पेशेंट का कौन सा ऑर्गन जो है वो डिस्टर्ब है,
और जब वो डिस्टर्ब है तो वो हाइपर है या हाइपो है। यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि उसमें कौन से ऑर्गन की एनर्जी जो है वो एक्सिस है या डिफिशियंसी एनर्जी है हो रही है ऑर्गन के अंदर। एक्सिस का मतलब एनर्जी ज्यादा हो रही है, यानी कि पेशेंट ऑर्गन जो है वो हाइपर हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, या फिर डिफिशियंसी हो रही है उस ऑर्गन के अंदर, निगेटिव हो रहा है वो ऑर्गन। बस फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे। पेशेंट जो भी बीमारी आपके पास लेकर के आया है, जो भी कंप्लेन कर रहा है, आपकी जो सारी कंप्लेंट्स हैं वो इन पांचों एलिमेंट्स के साथ में जुड़ी हुई है। अब हम ये पता कर लेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमारा डिस्टर्ब चल रहा है, और डिस्टर्ब चल रहा है तो वो हाइपर में है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो निगेटिव दवाई दे देंगे, और निगेटिव है तो पॉजिटिव दवाई दे देंगे। इस तरीके से हम जो है पूरा यहाँ पर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है? अभी अगर यहाँ तक किसी के भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग अपने जो है वो क्वेरी मेरे से कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपकी समझ में नहीं आया हो, या आपके माइंड में इतना कुछ भी है जो है लगभग हेलो सर। 1 घंटे आपको चीजें बताई है, तो उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपके माइंड में इकट्ठे हुए होंगे। हेलो सर, गुड आफ्टरनून जी सर। जी, बोलिए संपत जी। सर सर। हाँ सर जी। सर जी, अभी जो 5 एलिमेंट्स के सहारे हम्म, जो ऑर्गन की अपन एनर्जी देखते हैं, तो उसमें जो फंक्शनल जो डिफॉल्ट है या फंक्शनल डिस्प्लेसमेंट है वो समझ में आता है। हम्म, लेकिन वो स्ट्रक्चरल जो कुछ डिस्प्लेसमेंट आता है, जैसे इनलार्जमेंट है फंक्शन ऑर्गन का, या कुछ कुछ ये हो रहा है उसका, फैटी हो गया है ऑर्गन, या कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसके लिए 5 एलिमेंट्स कुछ हेल्प कर सकते हैं सर उसके लिए? जब मान लीजिएगा उसके अंदर जो है कोई ऑर्गन के अंदर कोई टिश्यू लेवल के चेंजेस आ रहे हैं, हम्म, जब वो ऑर्गन एक लंबे टाइम से अगर वो हाइपो में चल रहा है, तो जाहिर सी बात हम्म, है कि उस ऑर्गन के अंदर जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। वो उसमें आपको जो है वो ये 5 एलिमेंट बताएगा कि भाई हाँ ये ऑर्गन जो है। आप अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि फैटी लीवर बताएगा या नहीं बताएगा, और फैटी लीवर है तो नहीं कितना सर, मैं फैटी फैटी है। लिवर की बात नहीं कर रहा। हेलो हेलो, फैटी लिवर की बात नहीं कर रहा हूँ सर मैं। हम्म, ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है तो भी बीमारी आती है। तो वो स्ट्रक्चर अभी फंक्शन तो बस पता चलेगा 5 एलिमेंट से, लेकिन हम्म, स्ट्रक्चर का जो डिस्टर्ब है वो कैसे पता चलेगा कि स्ट्रक्चर में कुछ फॉल्ट है, पेरिकार्डियम में प्रॉब्लम है, या कुछ उसके जैसे कि ऑर्गन में इनलार्जमेंट हो गया है या सिंक हो गया हो, तो वो हिसाब से क्या करना पड़ेगा सर? उससे अगर मान लीजिएगा ऑर्गन की एनर्जी हमारी एक लंबे टाइम से डाउन चल रही है, ठीक है, तो हाँ। लंबे टाइम से अगर डाउन चल रही है तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गन के अंदर जो है वो क्रोनिक डिजीज है, और उसके अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहां पर जो है वो हमको जो टिश्यू की रेमेडी है उसको हम वहां पर यूज करेंगे। शिशु रेमेडीज ना सर? टिश्यू रेमेडी, सी ग्रुप की दवाइयाँ। वो हाँ सर, कैंसर हो तो ओके ओके सर, ठीक। ठीक, थैंक यू। क्योंकि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे वो तब आएंगे जब एक लंबे टाइम तक फंक्शनल चेंजेस रहेंगे। जब लंबे अच्छा। टाइम तक भाई अगर मान फॉर एग्जांपल कि अगर किसी को स्ट्रेस आ गया, ठीक है, हम्म, वो अगर आपको हम्म, कोई 10 मिनट के लिए कोई स्ट्रेस आया तो बॉडी के ऊपर एक हम्म, अपना असर छोड़ करके और चला जाएगा। हम्म। हम्म, हम्म, लेकिन वो स्ट्रेस अगर आपको 2 साल के लिए आ गया, हम्म, तो धीरे धीरे क्या करेगा कि आप उसी स्ट्रेस के या माहौल में रहोगे, तो वो ऑर्गन जो है हम्म, धीरे धीरे करके क्या होगा कि ऑर्गन के अंदर टिश्यू लेवल के ऊपर चेंजेस आ जाएंगे। हम्म, हम्म। हम्म, जब भी कोई टिश्यू लेवल पे चेंजेस आते हैं तो वो फंक्शनल लेवल की वजह से ही आते हैं। एक्चुअली डिजीज क्या है, डिजीज जो है वो एक पाथ है, एक रास्ता है, ठीक है। मीन्स मैं अपने घर से निकला और मैं चल रहा हूँ आगे दिल्ली मुंबई तक पहुंच रहा हूँ, ठीक है, जिस दिन से मैं निकला हम्म, वहां से तो मेरे को डिजीज स्टार्ट हो गई। हम्म, अब मैं कहाँ तक पहुंच पाया हूँ अभी, पता चला जी मैं हम्म, दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली से और आगे निकल चुका हूँ, जयपुर पहुंच गया। हम्म, वो हमें ही देखना है कि डिजीज स्टार्ट होने के बाद में डिजीज हमारी कहाँ तक पहुंच चुकी है। हम्म, अभी इस डिजीज के अंदर कौन से दूसरे ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो गए, यस सर। या अभी दूसरे ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं हुए तो इन्वॉल्व होने के चांसेस बन रहे हैं।
डिजीज क्या है, एक पाथ है, उसको हमें उसकी स्टेजों को समझना पड़ेगा कि अभी हमारी जो डिजीज कौन से स्टेज के ऊपर पहुंची। डिजीज की जो स्टेज शुरू होगी कहाँ से होगी, वो फंक्शनल से शुरू होगी अच्छा अच्छा। और रुकेगी कहाँ पर, टिश्यू लेवल पे जाकर के उसका हम्म, एंड होगा। यानी कि उसका जो फंक्शनल चेंजेस है, उसकी जो एनर्जी है वो धीरे 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 करते करते बिल्कुल जो है वो कम होती चली जाएगी और उसका टिश्यू लेवल के ऊपर लॉस होता चला जाएगा। मैं पूछना ही चाह रहा था सर कि हम्म। 5 एलिमेंट के सहारे टिश्यू का जो डिफॉल्ट है हम पता लगा सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल पता लगा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर ये जो चेंजेस टिश्यू लेवल पे आए, तो जब हम स्टार्ट होते हैं तो इसमें हाइपर या हाइपो दो ही कंडीशन में हम लोग डायग्नोज पे आते हैं ना। तो अब उस दिन आपसे डिस्कशन में आपने बोला कि मान लीजिए कोई ऑर्गन एनलार्ज हो रहा है, तो वो वीकनिंग की तरफ जा रहा है, एनर्जी डाउन की तरफ जा रहा है। जी। और सर ऐसे ही 5 एलिमेंट से क्या हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो हाइपर एक्टिविटी कैसे, मतलब वी कैन डायग्नोज थ्रू एलिमेंट 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट से हम यही तो पता लगाएंगे कि उसके ऑर्गन की एनर्जी हाई है या लो है। जी सर, हाई में थोड़ा सा सर दिक्कत। अगर एनर्जी अगर एक्सिस हो रही है, हाई का मतलब है एनर्जी एक्सिस हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी जी अगर ऑर्गन की एक्सिस हो रही है, इसका मतलब हो गया कि ऑर्गन जो है वो नॉर्मल से ज्यादा काम कर रहा है। जी ऑर्गन जो है आपका वो हाइपर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर ऑर्गन की एनर्जी लो हो रही है, ऑर्गन की एनर्जी लो हो रही है, जी इसका मतलब ऑर्गन जो है वो हमारा कम काम कर रहा है। सर, फॉर एग्जांपल अगर हम लीवर ही ले लें, तो लीवर में जब हाइपर के मतलब हम तो पैथोलॉजी पर ही जाते हैं, और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एसजीपीटी और एसजीओटी जब भी इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली आपने बोला था कि वो हाइपो की तरफ इट्स मूविंग लिवर। जी। तो सर उससे फिर हम कैसे करेंगे कि वो हाइपर कंडीशंस में क्या पैथोलॉजी फिर मतलब हमें शो करेगा कि हम हाइपर की तरफ मूव कर रहे हैं उसका, लिवर या कोई भी ऑर्गन मान लीजिए। मतलब अगर आपने पैथोलॉजिकल उसको इन्वेस्टिगेशन किया है, जी उसका पीटीओटी वगैरह सब पड़ा हुआ आ रहा है, उसके एंजाइम्स जुड़े हुए आ रहा है, राइट। जी इसका मतलब यह है कि उसकी जो एनर्जी लेवल है लीवर का वो जो है बहुत ज्यादा डाउन हो गया। जी जी वहां पर आप क्या करेंगे कि लीवर की आपने मेडिसिन शुरू की और उसको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लीवर की दी, जी ठीक है। जैसे जैसे आप लीवर की उसको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देंगे, वैसे वैसे वो चीजें आपकी हाई हो रही थी जो आप जो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे, वो चीजें क्या होगा, धीरे धीरे करके नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। जी जो नॉर्मल लेवल पे आ रही है, इसका मतलब यह है कि जो एनर्जी लेवल है लीवर का वो हाई हो रहा है या अप होता चला जा रहा है। हाई नहीं कहेंगे क्योंकि नॉर्मल की तरफ को जा रहा है, वो बैलेंस हो रहा है। जी बिल्कुल। नहीं सर, यही चीज मैं हाइपर में पूछना चाह रही हूँ कि हमें पैथोलॉजी में क्या देखना है कि वो हाइपर फंक्शनिंग पता लगे कि ये पर्टिकुलर ऑर्गन हाइपर फंक्शनिंग में है। यही मैं मतलब एलिमेंट्स के थ्रू कैसे, मतलब क्या पता लगेगा हाँ हमें कि ये एलिमेंट्स के हाई। थ्रू, या अगर जैसे मान लीजिएगा तो आपका लीवर जो है वो हाइपर फंक्शनिंग में जा रहा है, तो एलिमेंट्स आपको ये बता देंगे कि आपका लीवर जो है वो हाइपर फंक्शनिंग में जा रहा है। और वहीं पर ही आपको क्या करना है, उसको लाइटर डाइल्यूशन देना है, या फिर जो उसका आगेला जो ऑर्गन है जहाँ पर एनर्जी का फ्लो है, उस ऑर्गन को आपको जो है वो टोनिफाई करना है, या उस ऑर्गन की आपको मेडिसिन देनी है। जब आपका लीवर हाइपर फंक्शनिंग में जाएगा, तो आपको जो लीवर है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये लीवर जो है हमारा वो हाइपर फंक्शनिंग में जा रहा है। ओके सर। यही बात तो, यही चीज जो है डायग्नोसिस में, यही चीज तो आपको जो है 5 एलिमेंट बताएगा। मेन चीज तो यही है कि भाई हमारा ऑर्गन जो है वो हाइपर में जा रहा है या हाइपो में जा रहा है। ओके और फिर सर। इससे भी अगली चीज एक क्या है कि अगर लीवर आपका हाइपर में जा रहा है, लीवर का एग्जाम्पल हम लोगों ने पकड़ लिया है, लीवर अगर हाइपर में जा रहा है, जो हम 5 एलिमेंट्स के द्वारा उसका डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है। वहां पर हम एक चीज जी और देखेंगे। जी नॉर्मली तो आपको पता चला कि आपका लीवर हाइपर में जा रहा है, जी आपने S5 जो है उसको लाइटर डाइल्यूशन में देना चालू कर दिया,
जी ठीक है। एक तो आपका ट्रीटमेंट का ये वाला लेवल हो गया। हम्म। जी ये लेवल जो है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से मैनेजमेंट का लेवल है, जी सर। क्योरिंग वाला लेवल नहीं है। क्योरिंग वाला लीवर कैसे बनेगा कि हमने देखा कि लीवर हमारा हाइपर में जा रहा है। अब हमें अगला एक स्टेप ये भी लेना है कि लीवर किसकी वजह से हाइपर में जा रहा है। जी कई बार लीवर जो है वो आपका लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से भी हाइपर में जा सकता है। हम्म। कई बार जी सर। आपका लीवर आपके जो हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वजह से भी लीवर हाइपर में जा सकता है। कई बार लीवर जो है वो आपका किडनी की वजह से भी हाइपर में जा सकता है। ठीक है। अब हमें लीवर हाइपर अगर पकड़ भी लिया और हमने जी उस पर लीवर की मेडिसिन S5 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी लाइटर में उसको दे भी दिया, ठीक है, रूट रूट कॉज जाना पड़ेगा। तब भी हम क्या करेंगे, मानसी उसको सिर्फ ठीक कर देंगे। आप उसको जी मैनेजमेंट कर जी रहे हैं, उसको आप क्योर नहीं कर रहे हैं। दवाई छोड़ेगा पेशेंट, चीजें खत्म करेगा, फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां था। बिल्कुल, उसका रूट ठीक करना पड़ेगा सर। आपको अगर ये पता लग गया कि इसका लीवर जो है वो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से हाइपर में जा रहा है, अगर आपने लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की भी एक मेडिसिन साथ में उसको एड ऑन कर दिया सेकंड बोतल के अंदर, तो फिर जो वो आपका लीवर ठीक होगा, वो क्योर होगा और परमानेंटली क्योर होगा। और यही हम 5 एलिमेंट्स में सीखेंगे सर, हम यही चीज हमें 5 एलिमेंट में पता चलेगी कि ऑर्गन के बीच में क्या इंटरेक्शन है। ऑर्गन कोऑर्डिनेशन जब है। हाइपर होता है तो हमारी बॉडी के ऊपर क्या सिम्टम्स शो करता है। ओके सर, ठीक है सर, गॉट इट। जैसे यस, जैसे ही थैंक हमारा यू। ऑर्गन डिस्टर्ब होगा तो हमारी बॉडी के सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, ऑर्गन से जी रिलेटेड जो है हमारी बॉडी के अंदर सेंसरी ऑर्गन, जैसे कि हमारा लीवर हो गया तो लीवर का सेंसरी ऑर्गन हमारी आईज है। जी आईज के ऊपर हमको शो हो जाएगा। उससे भी ज्यादा पहले, सबसे पहले कहाँ शो होगा जब भी कोई ऑर्गन आपका डिस्टर्ब होगा? सबसे पहले शो होगा, वो होगा आपके मूड के ऊपर। ओके। कभी कभी आपने देखा है अचानक में मूड खराब हो जाता है। जी सारा कुछ बहुत बढ़िया है, एज यूजुअल आप वर्क कर रहे हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं है, बट आपका आज मूड है यार किसी से बात नहीं करनी। होता है कभी कभी ऐसा। जी होता है बिल्कुल। कभी कभी अचानक ही आपका एकदम से बहुत ज्यादा जॉली मूड हो रहा है। कभी कभी अचानक आपके अंदर जो है बहुत सारे जो है दिमाग के अंदर पता नहीं क्या उथल पुथल चलने लगी, बहुत सारी जो है निगेटिव बातें दिमाग के अंदर आनी चालू हो गई लेटे लेटे अचानक ही। ये होता है सर। ये सबसे पहले ये चीज सामने आती है, तो ये कहाँ से होता है? ऑर्गन डिस्टरबेंस की यस, शुरुआत। ये ऑर्गन की एनर्जी से होता है। सबसे पहले ऑर्गन की एनर्जी कहाँ रिफ्लेक्ट करती है? मूड। मूड के ऊपर, हमारे इमोशंस के ऊपर। अब अचानक में ही मेरे लीवर एनर्जी डाउन हो गई, या मेरी लीवर एनर्जी अचानक में ही हाई हो गई, ठीक है, अचानक। और उसका जो चेंज हुआ मेरे इमोशन के अंदर, क्या हुआ कि मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया, मुझको कोई गुस्सा आने लगा, बस पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा, लेकिन मेरे से आज बिल्कुल बोलना नहीं कोई भी। अब आप इस चीज को क्या किसी पैथोलॉजी के अंदर कोई टूल्स है ऐसा जिससे कि ये पता लग जाए कि लीवर हाइपर चला गया? नहीं, कोई नहीं है सर, कोई कोई टूल नहीं है ऐसा पैथोलॉजिकल। जो कि एकदम से आपको बताया कि पैथोलॉजिकली कि भाई आपका लीवर जो ना अचानक ठीक था, हाइपर एनर्जी हो रही है उसके अंदर। जी लेकिन 5 एलिमेंट मुझको बता देगा कि भैया लीवर हाइपर हो गया अचानक ही भाई साहब आपका। अगर कोई झगड़ा कर रहा है घर में आपसे, कोई गुस्सा रह रहा है, छोटी छोटी बातों के जी ऊपर कोई लड़ रहा है, तो उससे बजाय लड़ने के उसको हमें समझना है कि इसका लीवर डिस्टर्ब है, इसकी वजह से ही बंदा जो है 24 घंटे कुछ ना कुछ लड़ता है। ओके। अब हमने लीवर के साथ साथ, अचानक लीवर हाइपर में गया, लीवर के साथ साथ मैंने ये भी देखा है अचानक लीवर हाइपर कैसे हो गया बैठे बैठे। फिर मैंने थोड़ा सा
आगे अपनी चीजों को देखा, मेरा लीवर हाइपर कैसे हुआ। यार गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन मेरा अभी जो है वो कुछ बहुत स्पाइसी खाने का मन कर रहा है ना। जैसे ही मुझको ये बात पता चली कि मेरा स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, तो मेरे माइंड में आया कि मेरा लीवर इसीलिए ही जो है वो इस टाइम एग्रेसिव हो रहा हूँ मैं, क्योंकि लीवर जो हाइपर हो रहा है वो मेरे लंग्स की वजह से हो रहा है। लंग्स की एनर्जी मेरी डाउन हो रही है, क्योंकि जैसे ही मेरे ऑर्गन की एनर्जी डाउन होती होगी, मेरा वो मेरी बॉडी बॉडी क्या है, हमारी एक डायनेमिक बॉडी है, अपने आप ही हील करती है, अपने आप ही सब कुछ बोलती है, पूरे बहुत हाई लेवल का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे ही मेरे लंग्स की एनर्जी डाउन होगी, वैसे ही मेरी बॉडी जो है मेरे को बोलने लगेगी यार कहीं से जो है ना मिर्ची खिलाओ ला करके, स्पाइस चाहिए मेरे को। कभी कभी अचानक मन करता है स्पाइसी खाने का, जी बिल्कुल, कभी पेशेंट्स कभी बोलते हैं। किसी खट्टे खाने को बिल्कुल मन ही नहीं करता यार, खट्टा नहीं खाना मेरे को। जी अच्छा लगता जी है बहुत खट्टा, लेकिन कभी कभी दफाक से आपको वो अच्छा ही नहीं लगता टेस्ट। जी टेस्ट क्रेविंग, टेस्ट डिसलाइक, ये भी आपके ऑर्गन के अकॉर्डिंग ही आपकी बॉडी मांगती है। ये भी आपको जी। बताएगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी डाउन हो रहा है, तो वो उसका सिम्टम्स आपके पास तुरंत आ जाएगा कि जो भी ऑर्गन एनर्जी डाउन होगा, मान लीजिएगा किडनी की एनर्जी डाउन हो रही है, बॉडी आपकी मांगने लगेगी एकदम से कि वो जो है वो साल्टी कुछ चाहिए, नमक खाने को मन करेगा। कभी कभी किसी खास टेस्ट की क्रेविंग होने लगती है ना अचानक ही, कि अभी मेरा स्पाइसी खाने का बहुत मन कर रहा है, अभी मेरा एकदम से जो सॉर खाने का मन कर रहा है, कभी कभी बिटर खाने का मन कर रहा होता है, कुछ कड़वा चाहिए खाने के लिए यार। हम्म? जी कड़वा खाने का कब मन करता है, जब हमारा हार्ट हाइपो में चल रहा होता है, हार्ट की एनर्जी जब डाउन होती है, कड़वा खाने का मन करता है। कुछ नहीं मिलता तो हम उस टाइम पे कड़वी चॉकलेट ढूंढते हैं लोग। ओके, गॉट सर, गॉट इट सर, समझ गए। फाइव एलिमेंट जो है वो हमें हमारे ऑर्गन तक पहुंचाएगा, और उस ऑर्गन की एनर्जी डाउन हो रही है या एक्सिस हो रही है ये बताएगा, प्लस ऑर्गन की एनर्जी एक्सिस या जो डाउन हो रही है वो किस ऑर्गन की वजह से हो रही है ये बताएगा। जब हमको इतना कुछ पता चल जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि मेडिसिन तो ऑलरेडी हमारे पास है, मेडिसिन के अंदर हमें कोई कमी नहीं है। कि हो क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास कोई पेशेंट आ गया आपके पास, कह रहा है मैडम मेरे को कोई दवाई दे दो। किस चीज की दवाई चाहिए भाई? कि मेरा जो है ना मिर्ची खाने का बहुत ज्यादा मन करता है, उसने आपसे कहा। आप उसकी क्या दवाई ढूंढोगे? किसी के पास फोन करोगे, ये करोगे, चलो ये ठीक है, ऐसा भी कोई पेशेंट नहीं आया आपके पास, कि आते भी नहीं, लंग्स उन्होंने की कहा भाई दे मैंने क्या देंगे, क्या खा पता होगा। लिया है। जी, लंग्स की दे देंगे अकॉर्डिंग लाइक अगर चार्ट। आपको पता होगा तो आप लंग्स की दवाई दे दोगे, अदरवाइज फिर आप जी दवाइयाँ पूछोगे, जी बिल्कुल है ना। बिल्कुल। ठीक है, वो भी छोड़िए। कोई पेशेंट आता है कि भाई मेरे को जो है वो हर टाइम ओवर थिंकिंग रहती है, मेरे दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ कंप्यूटर चलता रहता है, मेरे को मैडम जो है मुझे इसमें कुछ जो है मेरा ट्रीटमेंट बताओ, मुझे क्या करना है, मुझको दवाई चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम ओवर थिंकिंग की दवाई पूछते हैं अपने साथियों से या किताबों में ढूंढते हैं क्या है, हम ओवर थिंकिंग की दवाई दे रहे हैं। नहीं ढूंढनी ओवर थिंकिंग की दवाई, हमको ढूंढना है कि ओवर थिंकिंग किस ऑर्गन की वजह से हो रही है। ओवर थिंकिंग की तो हमको कोई दवाई ही नहीं है, हमारे पास तो जितनी भी दवाइयाँ है वो किसकी दवाइयाँ है, ऑर्गन्स के। ऑर्गन की दवाइयाँ है। हमको पता करना है ओवर थिंकिंग कहाँ से हो रही है। ओवर थिंकिंग होती है स्प्लीन की वजह से। हमें क्या करना है, उसको स्प्लीन की दवाई पेशेंट को अपने नाम के ये देनी है। नंबर ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट के कानों के अंदर खुजली हो रही है, ठीक है, पेशेंट एयर ईचिंग के लिए आ गया। अब हम ढूंढ रहे हैं यार एयर ईचिंग की दवाई क्या है, किताबों में ढूंढ रहे हैं, सीनियर से पता कर रहे हैं एयर ईचिंग की दवाई क्या है, रिनेम करो। क्योंकि हम सिम्टम्स की दवाई ढूंढ रहे हैं। जैसे ही हमको पता होगा कि अगर ये कान जो है हमारे वो रिलेटेड टू द किडनी है, और एयर ईचिंग जो होती है वो किडनी जब हाइपर होती है, एनर्जी किडनी की ज्यादा होती है, तो उसके अंदर उसकी वजह से हमारा जो है वो कानों में खुजली हो जाती है। हम क्या करेंगे, किडनी की उसको दवाई दे देंगे। मिनट में दवाई दे देंगे, किडनी की ठीक हो जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जी पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है,
जी हमने कोई वॉमिटिंग की दवाई दी, मरीज ठीक हो गया। दूसरा आगे फिर पेशेंट कोई दूसरा आया, उसको भी उल्टी हो रही थी, मैंने उसको भी दवाई दी, सेम मेडिसिन, वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ। मैं बड़ा हम्म, परेशान भाई, पेशेंट क्यों ठीक नहीं हो रहा। जी जी मैंने फिर बिल्कुल। किसी अपने एक्स साथी के पास फोन करा, भाई यार मेरा किडनी का मरीज है, ठीक ही नहीं हो रहा। अच्छा, तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या, अच्छा अगर वो कोई दवाई दवाई की कंपनी वाला है, तो उसने पूछा कि भाई आप किसकी दवाई चलाते हो। ना जी, मैं एक्स कंपनी की दवाई चलाता हूँ। मैं, वो दवाई तो खराब है, उसको उस दवाई को साइड करो, ठीक है। और आपने, उसने आपको कोई थर्ड मेडिसिन बताया, और वो थर्ड मेडिसिन से आपका जो है वो ठीक हो गया। ठीक हो गया, तो आपने कहा यार ये तो बिल्कुल सही बता रहा है यार, इसको मुझे फॉलो जी करना जी चाहिए। और करना भी चाहिए, जी आपने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। लेकिन अब आपके पास नेक्स्ट पेशेंट आ गया। अब उसको आपने जो पहले पहले वाले को दवाई दी थी वो तो दिया ही नहीं, जो सेकंड वाले को दिया था वो वाली दवाई आपने दी, वो दवाई दी, वो उसके पर काम ही नहीं करी। पहली वाली जो थी, जो दवाई आपने पहले दी थी पेशेंट को, वो भी आपने दी, इत्तेफाक से इस बार वो भी दवाई काम नहीं करी। अब क्या करना चाहिए भाई? थर्ड पर्सन के पास कॉल करी, थर्ड पर्सन ने भी आपको एक मेडिसिन बता दी, और वो मेडिसिन आपने दी, और आपका पेशेंट फिर ठीक हो गया। ठीक है। अभी आपका उल्टी कितनी मेडिसिन हो गई? 3 मेडिसिन हो गया। 3 हो गई, ठीक है। ऐसे आपके पास 4-5 भी हो सकती है, ठीक है। अभी मैं एक एग्जाम्पल शॉर्ट करूंगा, 3 मेडिसिन हो गई। अब मैंने आपको फोन लगाया, मैडम आपको मानसी जी, मेरा एक पेशेंट है, उसको उल्टी आ रही है, मुझे यार उल्टी की दवाई बताओ। अब आप बताओ, आप कौन सी वाली दवाई बताओगे मुझे? सर ऑब्वियसली रूट कॉज ढूंढना ही पड़ेगा एंड ऑफ द डे कि वॉमिट है किस कारण नहीं, से। आपने तो 3 दवाइयों से ठीक किया ना, आपके पास 3 पेशेंट आ चुके हैं, और 3 मेडिसिन आपने अलग अलग दी है सिर्फ, वो भी किसी से पूछ करके आपने मेडिसिन दी है, ठीक है। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पता। अब आप वो मेरे को कौन सी 3 में से दवाई बताएगी, A B C में से? टोटल कंफ्यूजन ऐसा नहीं दे अब, सकते ना। है ना? अब आपके माइंड में नहीं फिर दे कंफ्यूजन सकते चला, क्या बताएंगे। लेकिन बिल्कुल। 5 एलिमेंट ऐसा ही होता है। अब उसमें पता क्या होगा, ये तो मैंने एक आपके ऊपर एग्जाम्पल ले लिया, जी लेकिन अगर ये 3 पेशेंट 3 डॉक्टर्स ने देखे होते, और उन्होंने तीनों ने अलग अलग दवाइयों से उसको ठीक किया होता। हम्म? बिल्कुल। एक ने उल्टी ठीक की होती S5 से, मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। एक ने हम्म, उल्टी ठीक की होती S10 से। एक ने उल्टी ठीक हम्म, की होती S11 से। एक ने उल्टी हम्म, ठीक की होती S2 से। टू 4 डॉक्टर, ठीक है। अब जी डॉक्टर गिरिधर गोपाल जी ने मैसेज डाला ग्रुप के ऊपर कि मेरे पास एक वॉमिटिंग का पेशेंट है, और जिसके पास अपना कोई अच्छा फार्मूला हो वो मुझे बताएं। जी अब ये चारों डॉक्टर तो श्योर थे चारों कि डाल चारों देंगे सर। चारों ने ठीक किया है, इसमें किसी की गलती नहीं है ना, चारों ने ठीक किया है मरीज ना, वो उन्होंने जी चारों ने डाल दिया। जी लेकिन चारों का ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग आ गया, क्योंकि चारों ने अलग अलग दवाइयां से ठीक किया था। उस एक, अब हमने कहा कि नहीं भाई, ये उल्टी तो S5 से ठीक होगी। वो बोले नहीं जी, मैंने तो S2 से दिया, S2 से ही उल्टी ठीक होती है। अब पता चला कि हम चारों लोग जो है वो आपस में वहां पर ग्रुप के अंदर जो है अपनी ही मेडिसिन को सही बताने के लिए लड़ने लगे जी कि मेरा सिलेक्शन सही है। और वास्तविकता भी ये है कि सिलेक्शन भी उसका सही था, क्योंकि उसने झूठ तो बताया नहीं है। जी लेकिन उस सब के पीछे क्या लॉजिक था, वो लॉजिक किसी ने भी नहीं लगाया है। सबने दवाई को सिर्फ एक आइडिया से दिया है, या सुने सुनाए तरीके से दिया है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को वॉमिटिंग आ रही है और वो वॉमिटिंग का कलर ग्रीन था, तो डेफिनेटली वो वॉमिटिंग S5 से ही ठीक होगी, लिवर फंक्शनल। क्योंकि वो लीवर डिसऑर्डर की वजह से उसको उल्टी आ रही थी। किसी को वॉमिटिंग आ रही है, उसका कलर जो है वो येलो है, वो वॉमिटिंग के अंदर मुझको उसके अंदर S2 चलानी चाहिए। जी जी तो किसी को वॉमिटिंग हो रही है, वो बिल्कुल उसका कलर जो है नॉर्मल सा व्हाइट सा कलर है, तो उसके अंदर मुझको S10 का वहां पर यूज करना है, क्योंकि वॉमिटिंग थी, स्टमक ने चीजों को बाहर फेंक दिया है। लेकिन उस स्टमक के वो हाइपर होने के पीछे कौन सा दूसरा ऑर्गन लगा हुआ था भाई? जी हम्म? जब मुझे उस ऑर्गन जी के बारे में पता चल जाएगा,
अगर आप लोगों को पता हो कि जब जिस टाइम पे पेशेंट का पीटीओटी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा जब पीटीओटी बढ़ जाता है, दुनिया की कोई भी दवाई उस टाइम पर उसका वॉमिटिंग नहीं रोक पाती है, जब तक कि उसका पीटीओटी को डाउन ना करें। जितने भी एलोपैथिक इंजेक्शंस वगैरह भी आते हैं, हम लोग हॉस्पिटल्स में देखते हैं, वो इंजेक्शन भी वर्क नहीं करते हैं। जो इंजेक्शन लगाने के बाद तुरंत उल्टी रोक देता है, लेकिन जब पीटीओटी लेवल जो है बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसकी वॉमिटिंग किसी भी इंजेक्शन से नहीं रुक पा रही होती है। क्यों? क्योंकि वो वॉमिटिंग किसकी वजह से थी? लीवर की वजह से थी। लेबर की वजह से। और जब हम लीवर पे फंक्शन के ऊपर वर्क करते हैं, लीवर को नॉर्मल की तरफ को लेकर के आते हैं, वॉमिटिंग हमारी रुक जाती है। हमें कॉज देखना है कि वॉमिटिंग हमारी किस ऑर्गन की वजह से हो रही है, फिर जो हम मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे तो बिल्कुल ठीक करेंगे। अब ऐसी कंडीशन के अंदर आप ही बताओ कि आप लोग अगर ग्रुप के अंदर मुझसे मैसेज डाल करके ये पूछो कि सर वॉमिटिंग की दवाई बता दो, तो एटलीस्ट मैं नहीं बता पाऊंगा। फिर आपको सारी हिस्ट्री चाहिए उसकी। मुझको हिस्ट्री चाहिए, तब मैं आपको एक एग्जैक्ट परफेक्ट मेडिसिन निकाल करके बता पाऊंगा कि हाँ ये एग्जैक्टली। मेडिसिन जो है वो उसको दो पेशेंट को। कोई अल्ट्रासाउंड किसी ने पोस्ट कर दिया कि जो उसको यूट्राइन फाइब्राइड है एक फीमेल को, यूट्राइन फाइब्राइड है, तो यूट्रस के अंदर अगर उसको फाइब्राइड हुआ है, वो उसको लीवर की वजह से भी हो सकता है, वो उसको जो है वो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से भी हो सकता है, कई बार वो उसको स्प्लीन की वजह से भी हो सकता है, मैक्सिमम स्प्लीन की वजह से होता है। जब तक मेरे पास इसकी हिस्ट्री नहीं आएगी कि इस पेशेंट को ये बीमारी किस ऑर्गन की वजह से हो रही है, एक्जैक्ट दवाई हम कैसे बताएंगे? अब जिसको यूट्राइन फाइब्राइड लीवर की वजह से हुआ था, उसने S5C5G दिया और ठीक हो गया। ठीक है, तो वो उसने जी। लिख दिया, मोहर लगा दी उसके ऊपर कि ये S5C5 इसी से जीने से होगा। यूट्राइन फाइब्राइड ठीक होता है। जी जी जी। किसी केस के अंदर अगर यूट्रस को जो है वो फाइब्राइड हुआ था, वो मान लो मैंने किसी को बताया देखभाल करने के बाद में कि इसको मेस्कुलिन की वजह से लग रहा है, मैंने उसको S2C2 और बता दिया कि भाई S2C2 चला दो उसको ठीक हो जाएगा। उसने S2C2 चलाया, वो ठीक हो गया। उसने उसके ऊपर मोहर लगा दी कि S2C2 से ही जो है वो यूट्राइन फाइब्राइड ठीक होता है। इसकी वजह से क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा एक धीरे धीरे करके सारे लोगों में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, और फिर कंफ्यूजन हो गया कंट्रोवर्स सर, हाँ। कंफ्यूजन भी हो गया। फिर कंफ्यूजन की बात भी छोड़ो, वो उसका S5C5G से एक पेशेंट तो ठीक हो गया, लेकिन अगला अगर दोबारा से उसके पास फाइब्राइड का पेशेंट आया, और वो पेशेंट भी इत्तेफाक से लीवर की वजह से हुआ था, तो ठीक हो जाएगा। अगर लीवर की वजह से नहीं हुआ, तो वो पेशेंट अगला वाला उससे ठीक नहीं होगा। नहीं होगा। जब वो पेशेंट ठीक नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? फिर वो बोलेगा दवाइयाँ खराब जी। है। और फिर किसी ना किसी से कांटेक्ट करेगा, तो लोग बोलेंगे हाँ यार वो तो तुम दूसरी कंपनी की दवाई से यूज करो। मतलब हमारा प्रैक्टिशनर दवाइयों को, मैं समझता हूँ आप सब लोग प्रैक्टिशनर हो, बहुत जल्दी जल्दी हमारा प्रैक्टिशनर दवाई की कंपनियां बदलता है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा तलाश में है, उसकी तलाश पूरी नहीं हो पा रही है, और वो पूरी होगी भी नहीं। क्योंकि वो जिस चीज को ठीक चेंज करके सोच रहा है कि ये चीज चेंज करके मेरा ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा, वो चीज की कमी नहीं है, मेडिसिन के अंदर कोई कमी है ही नहीं। वो डायग्नोसिस पार्ट को ही स्ट्रांग नहीं कर रहा अपने। जी सर। ठीक है। ओके। हमारे साथ दो ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। एक है मुजीबुर रहमान, जो ऑल इंडिया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बुक्स पहुंचाना, मेडिसिन का कोऑर्डिनेशन करना, ये सारे काम मुजीबुर रहमान करते हैं। एडिशनली साउथ जोन के लिए पुनीत वर्मा। आप सभी लोगों से दरखास्त ये है कि मुजीबुर और पुनीत को अपने सारे डिटेल्स भेज दो, इंक्लूसिव ऑफ एड्रेस, सो दैट इन टाइम आपको अपने बुक्स मिल जाएं, कोर्स कंटेंट मिल जाएं, और कोर्स के यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिल जाएं। या साउथ जोन के लिए पुनीत वर्मा। ये इन दोनों के नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आपके स्क्रीन पर।
ये रिकॉर्ड करो और इमीडिएटली इनको एक मैसेज भेज दो विथ ऑल सच डिटेल्स। जो लोग नए लोग हैं उन सबको मिलेगा, जो पुराने लोग हैं वो भी कंप्लीट अपना डिटेल भेज दो। वैसे क्या मोस्ट ऑफ द पर्संस की डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है अभी जितने भी लोग जुड़े हैं कोई भी ऐसा नहीं है जिसका डिटेल जो है वो अवेलेबल ना हो। राइट। सारे लोग जो अभी एक जो 2 सितंबर से क्लास चलने वाला है उसका जो ग्रुप क्रिएट किया है उसके अंदर सबको इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्लास जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीक से फ्राइडे स्टार्ट सैटरडे या करेंगे। सैटरडे संडे? But अभी sir, I am a new joinee in this session, so I'll be getting this या प्लीज कॉन्टैक्ट material. मुजीबुर रहमान। मानसी जी जी सर। क्या मानसी जी बोल मैं रहे आपको शेयर कर दूंगा सारी चीजें। संजीत आपके पास Okay. डिटेल है मानसी की? जी हाँ। संजीत के पास ठीक है। है। यस। Sir, me too. I am also new student, so I would also. शिल्पा जी आप न्यू कहाँ है भाई? हाँ सर, मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ। सर जी मैं भी और नहीं हूँ। हाँ आप कहाँ सर, से मैं हो? भी न्यू हूँ। आप कहाँ से हो शिल्पा जी? सर मुंबई से। तो आप ऐड नहीं हो ग्रुप के अंदर? हाँ ग्रुप में हूँ सर। तो जिन लोगों को तो आपका तो रजिस्ट्रेशन हो गया पेमेंट आ गया तो न्यू कहाँ रह गए? अच्छा अच्छा, ओके सर। मुझे लगा जो पहली बार कर रहे हैं आपका कोर्स वो न्यू हाँ हाँ स्टूडेंट काउंट हाँ होगा। वही न्यू है लेकिन वो तो अब ओल्ड हो चुके हैं। अच्छा ओके अभी सर। जिन लोगों का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हुआ वो पर्सन जो है वो भी 2 न्यू है। सितंबर के नाम से जो ग्रुप है उसके अंदर जो ऐड है ना, उसकी बात। तो वो उसमें जो सब है पुराने हैं। एक क्या बोल रहा था मैं। अभी ये बताइए कि क्लास आप लोगों को फ्राइडे सैटरडे रखना चाहते कंफर्टेबल है या सैटरडे संडे कंफर्टेबल है? सर टाइमिंग फ्राइडे भी। सैटरडे। जी सैटरडे संडे। सैटरडे संडे रखो सर। Saturday, Sunday is fine. फ्री रहते हैं। ठीक संडे है। को टाइम मिलता है। सैटरडे संडे। अब टाइमिंग सेम टाइम सर। सेम टाइम नहीं नहीं सर, 2 to 4 तो बहुत डिफिकल्ट है। और हमारा स्टार्ट हो जाता है ना, मॉर्निंग सेशन ही ठीक रहता है, थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग। मॉर्निंग जो है वो 8 to 10 या फिर 9 to 11 हो सकता है कोई दिक्कत नहीं मॉर्निंग। लेकिन 8 to मॉर्निंग 10 के ही लिए क्लिनिक डिस्टर्ब होगा उससे। 8 to 10 या 11 to 9 to 11 होगा ना तो क्लिनिक डिस्टर्ब होगा। अभी 8 to इसलिए 10 मैंने ही ठीक है। सर आफ्टरनून टाइम ही ठीक है सर। जी थोड़ा सा जी सर आफ्टरनून टाइम ही सर, ठीक सर है आपके सर। हिसाब से आप लीजिए सर। किसी पूछेंगे ना सर तो अपने अपनी राय दे देंगे। आप आपके हिसाब से दीजिए जो सबको क्लास अटेंड करना है। हमें तो एक सबको साथ सर ले जाना जरूरी है। नहीं जरूरी तो है लेकिन क्या होता है सर कि कोई अलग बोलता है कोई अलग बोलता है। तो सर को नहीं और आप नहीं लोगों को जो टाइम अवेलेबल हो वो टाइम दे दीजिए सर आप। मेरे पास अभी सर दो मॉर्निंग मेरे पास 11 क्या है अभी 2 स्लॉट खाली है मॉर्निंग के भी और आफ्टरनून का भी और एक स्लॉट नाइट का भी खाली है। अगर 7 to 9 या 6 to 8 भी चाहे तो 6 to 8 ही मेरे पास अभी खाली है इसलिए मैंने पूछा था। तो अदरवाइज तो फिर जब कुछ खाली नहीं होगा तो जो टाइम होगा वो टाइम तो करना ही पड़ेगा। सर मॉर्निंग ठीक है, मतलब 8 लेकिन to मानसी 10। मॉर्निंग के वोट बहुत कम है कोई वोट ही नहीं है मॉर्निंग का आपके अलावा। सर सर आफ्टरनून आफ्टरनून से और इवनिंग तक हम। इवनिंग दोनों जी चलेगा सर। जी सर आफ्टरनून और आफ्टरनून इवनिंग दोनों 2 चलेगा से सर। 4 सही टाइम है सर, 2 से 4। सर 2 से 4 सही टाइम है सर। क्योंकि प्रैक्टिशनर्स के लिए थोड़ा सा यह है कि वो प्रैक्टिशनर उस टाइम पे फ्री रहेंगे 2 से 4 बजे तक। तो 2 से 4 के टाइम को ये थोड़ा सा जो है वो ओके है। और जो एक महीने की बात है 8 क्लास है आप लोग थोड़ा छुट्टी ले लीजिएगा 2 से 4 का टाइम फिक्स करते हैं। हाँ संडे में हम लोग एक काम करेंगे मॉर्निंग कर लेंगे। सर मॉर्निंग यस क्या सर। टाइम है? संडे में 9 to मॉर्निंग कर लेंगे 11 तो सर। क्योंकि मॉर्निंग संडे में करने से ये फायदा होगा कि मैं भी और आप लोग भी जो भी कुछ संडे को अगर कहीं भी हमें कोई काम है तो हम लोग मॉर्निंग में क्लास करने के बाद पूरा ओवर डे फ्री हो जाएंगे ना। सर संडे 9 to 11 रख दीजिए तो हाँ बेटर रहेगा। संडे मॉर्निंग कर लेंगे कोई भी टाइम 8 to 10 9 to 11 जो भी रहेगा। ठीक है सैटरडे 2 to 4 और संडे जो है 9 to 11। 9 to 11 ठीक है। तो 11 बजे के बाद कहीं भी किसी को जाना है तो वो थोड़ा फ्री भी हो जाएंगे। ठीक है ठीक।
ठीक है। सर और कल संडे का क्लास होगा सर कल? कल नहीं होगा क्लास, नेक्स्ट वीक से हम लोग क्लास करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे को 2 बजे से स्टार्ट करेंगे। क्लास तो आज 9 भी तारीख से स्टार्ट हो गया हाँ, सर। क्लास तो आज भी था आपका, लेकिन इसको मैं काउंट नहीं कर रहे हैं हम इसको। ठीक है सर, ठीक, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ तो बढ़िया हाँ क्लास चला सर। जी, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सारे क्लासेस की रहेगी, ये भी आज के क्लास में रिकॉर्ड में है। सर पर्सनल डिटेल ग्रुप में डालनी चाहिए? जी ग्रुप में ग्रुप मिलेगा के सर। अंदर पर्सनल डिटेल लेने के लिए हम लोग एक ना फॉर्मेट डाल देंगे, उस पर लेंगे आपका जो डिटेल है वो गूगल फॉर्म पे लेंगे। तो मुजीबुर ठीक है, रहमान ठीक है सर। गूगल फॉर्म वहाँ पर शेयर कर देंगे, तो वो सिर्फ हाँ आपको फिल करके भेजना है। ठीक है, ग्रुप में आप डाल दीजिए डिटेल, वो जो क्या डिटेल फॉर्मेट जो है। है ना वो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम में सेव हो जाएगी आपकी जा करके। ठीक है सर, ठीक है, ठीक, फॉर्मेट डाल दीजिए ग्रुप में सर, ठीक है सर। हाँ, मुजीबुर रहमान एक गूगल फॉर्म बना करके डाल देंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। नो। चलिए, तो अब आप सब लोग ये बताइए, आज का क्लास आप सब लोगों को कैसा लगा? कितना इंटरेस्ट बन रहा है आपका 5 एलिमेंट के लिए? सर बहुत बढ़िया क्लास रहा सर, और सब लोग बहुत सब बढ़िया। लोग अपने अपने जो है वो अगर पॉसिबल हो तो वीडियोस भी ऑन कर सकते हैं, जिससे कि एक दूसरे को हम लोग देख लें। ठीक है, कहीं रास्ते में मिलेंगे तो पहचान भी नेक्स्ट, जाएंगे। हाँ नेक्स्ट क्लास से जो भी क्लास होगी वो वीडियो ऑन करके ही होगी। हाँ, क्लास तो जो भी चलेंगे तो वीडियो ऑन करके ही चलाएंगे, जिससे कि मतलब हाँ हाँ एक थोड़ा सा पता रहता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्लास में जी। कंसंट्रेशन है भी या फिर घर पर कुछ किचन का काम संभाल रहे हैं। क्या आज की एक ही और सारे लोग, श्रीधर, हाउ वाज द क्लास टुडे? यस Excellent, excellent, excellent. स्मार्ट सर, सब लोग 1 बाई 1 अपना फीडबैक आज की क्लास के लिए जरूर दें कि क्या ओके, विल किस टाइप स्टार्ट का। विद महबूब मंकी बादशाह। जी कैसे लगी क्लास? सर नमस्ते सर जी। बहुत बहुत अच्छा है सर, लास्ट टाइम से भी अभी मैं सुन रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छा है सर क्लास। अभी टोटली मैं 90% 5 एलिमेंट से ही पेशेंट को ट्रीट करता हूँ सर। अमित सिंह मंगरोला, अमित सिंह मंगरोला, Yes, sir. कैसा लगा क्लास? Class is really informative, and this is actually new for me because I don't know about 5 elements and how to diagnose the disease. Put on So, your beginning- video, sir. Okay. Santosh Patil. No, I got one small suggestion. If we are able to, Yes sir, yes if sir. we are able to provide some sample 5-element diagnostic cases, not very complex ones, but smaller ones, because we presumably think it's a problem with liver, but it may not be with liver, it is with lungs, like that. It will be better to know that sort of a cases, because when we are dealing with somebody else in the family, they will be in a position to say something. We are able to get the correct information and then come to a correct diagnostics by experts like you, you know. Eight sessions later, Yeah, Sridhar sir, yeah. you will be able to teach people how to diagnose. Okay. Okay. क्लास के एंड में हम लोग डालेंगे पूरा जो इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा रहेगा पेशेंट्स को लेकर के, और पेशेंट्स के एक्सप्लेनेशन भी रखेंगे क्लास के एंड में। Okay, that will be nice. Dr. M.A.K. Dr. M.A.K. MAK. Yes, sir. Good afternoon. पूरा नाम क्या है आपका? डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान। फैंटास्टिक, आप बताओ। जी सर, बढ़िया था सर क्लास। मैं लास्ट में जुड़ा हूँ एक्चुअली, क्लास तो Yes. मैं पहले सुना हूँ मैं जी। ओके,
मानसी, रंजीत अपना म्यूट रखो, आपके पास है बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। मानसी, Yes, sir. how Excellent did you class. find the class? Excellent. Excellent. सर एक्चुअली सच में आज क्लास लेके ऐसे लग रहा है कि जो हमें एज इलेक्ट्रोपैथ्स नॉलेज होना चाहिए वो इट्स वेरी नेसेसरी टू गेट दीज थिंग्स इन माइंड बिफोर डायग्नोजिंग एनीवन। तो ये बहुत Right. सा बेसिक है और हम वी बीन डिप्राइव्ड बिकॉज कोई सिस्टम नहीं है उसको बताने के लिए, कुछ ऐसा फॉर्मेट नहीं है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स नहीं है हमारे पास कि हमें ये मैंडेटरी हो जाए कि हमें ये करना ही है। दैट इज व्हाट Right. आई थॉट लाइक Right. Dr. इट Satish शुड बी अ Kamble. प्रोटोकॉल। Dr. Satish यस सर, Kamble. यस सर, यस सर। हुड्डा सर ने बहुत अच्छा बताया सर, ओमेटिंग के बारे में अच्छा दिमाग में बैठ गया वो। Okay. ये और कौन रह गया? Redmi 9 कौन है? Redmi 9. Redmi 9 अनम्यूट करो। संतोष Yes. पाटिल हैं ये यवतमाल से। नहीं Redmi 9 Okay. Redmi 9 संतोष पाटिल नहीं है। क्या नाम है आपका? स्वाति साहू सर, धनबाद, फ्रॉम धनबाद। धनबाद से। ओके ओके। अच्छा, रेडमी है। आपके लिए डॉक्टर जिया हसन है, जो भी यस गाइडेंस यस है वो यस आपको दे सर। देंगे। भोला सिंह सूर्यवंशी, सूर्यवंशी जी अनम्यूट करो। भोला सिंह सूर्यवंशी, पहले अनम्यूट करो अपने आप को, आप म्यूट हो। यस, आपका माइक ठीक नहीं है। हाँ सर, हेलो। हाँ, हाँ बढ़िया। कनेक्टिविटी में नहीं है शायद भोला सिंह जी। स्वतंत्र सर गुड इवनिंग सभी को। स्वतंत्र, आप कहाँ के हो? सर मैं वाराणसी यूपी से हूँ। अच्छा, ओके। सर मैंने बहुत सारे क्लास किए हैं सर, लेकिन ये मुझे जो कॉन्सेप्ट है ये काफी अट्रैक्ट किया मुझे कि ये मतलब कि एक मुझे एक तरह से व्हीकल चाहिए सर कि कैसे मैं इलेक्ट्रोपैथी अच्छे से कर सकूं, तो काफी करेक्ट, अच्छा लगा मुझे। करेक्ट। आज तक सारे लोग फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला उसका फॉर्मूला ही करते थे। इस क्लास के बाद कोई भी फॉर्मूला पूछेगा ही नहीं, क्योंकि खुद ही डायग्नोस कर पाएगा इजीली। राइट। दूसरी बात यह है, आप सभी अपने लोकल बॉडीज के साथ डिस्कस करके सब इकट्ठा आ जाएं, ताकि ऑल इंडिया हमें जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रिकॉग्निशन के द्वार खुल जाएंगे। सारे अपने अपने बॉडी से एक दरखास्त है कि सब इकट्ठा आ जाए। एन कुमार, वानी मैडम, वाणी ओलेटी। Yes, Gigi. yes Yes. your feedback about today class. Feedback about today classes. As you people told, all these days we were running behind so many medicines and teachers and companies. And after coming to you people, the diagnostic has become much easier. Only thing is I have to see from which organ this problem is created and the root cause to be seen. That's it, mostly. Please And speak it's in becoming Hindi. easier. Speak in Hindi.
I cannot. ट्राई 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 कोई बात नहीं। ट्राई। Yeah, I think learning EH is much easier than speaking in Hindi for me. ओके, जितने भी ERF के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, एक्सलेंट। बाकी जितने ERF के साथ जुड़े नहीं हैं, ERF membership is available free of cost. There is no charge. Number one. Number two, आप अपने अपने काउंसिल्स, अपने अपने एसोसिएशन, सब जगह सभी से डिस्कस करके और सबको एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाना कोशिश करो, राइट? ओके, तो थैंक यू। बाकी जो लिटरेचर है मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप के अंदर। इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो हम पोस्ट कर देंगे, और जो इसकी हार्ड कॉपी है वो कमिंग फ्राइडे से पहले आपके पास निकल जाएगी आपके लिए। मुजीबुर रहमान गूगल लिंक बना करके और भेज दो, और सारे लोगों का आज ही मैं समझता हूँ होपफुली आ जाएगा। संडे है, कल कल तक आ जाएगा, और मंडे ट्यूसडे में सब लोगों का जो 5 एलिमेंट्स की हार्ड कॉपी है वो सबको जो है डिस्पैच कर दीजिएगा, ठीक है? सर कल क्लास नहीं रहेगा? नहीं, कल संडे में नहीं रहेगा। अभी क्लास क्लास नहीं जो है वो रहेगा। अगले सैटरडे को क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास उसको मान के चलेंगे, तो अगले सैटरडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और फिर वो एक महीने में पूरा क्लास आपका फिनिश होगा। चलेगा। ठीक है, और कोई किसी का क्वेश्चन सजेशंस? हेलो सर। जी बोलिए यशु साहब। सर जैसे कोई तंबाकू ले रहा है तो वो अर्थ एलिमेंट का हाइपो फंक्शन है। तंबाकू कोई तंबाकू या स्मोकिंग कर रहा है तो अर्थ एलिमेंट का वो है वो। नहीं नहीं, वो तो उसकी अपनी हैबिट है, उसको एलिमेंट के साथ में तो नहीं छोड़ सकते ऐसा। सर उसको किसी एलिमेंट को हाइपो या हाइपर नहीं समझेगा। नहीं, वो तो उसने अपना हैबिट डाल लिया तो ऑर्गन की वजह से थोड़ी ना कुछ होगा। हाँ, वो तो लेने के उसको बाद में अब उसके आगे फर्दर उसके ऑर्गन जो डिस्टर्ब हो सकते हैं। जब सर जैसे उनका जो है मेटल ऑर्गन डिस्टर्ब हो है, यानी उसको जो है अस्थमा हो गया उससे। हाँ, तो जो भी ऑर्गन डिस्टर्ब हुआ ना, यूज करने के बाद डिस्टर्ब हुआ ना ऑर्गन, तो यूज करने के बाद जो ऑर्गन डिस्टर्ब हुआ है तो उसकी आप जो है वो ऑर्गन को ठीक करो, मेडिसिन उसकी चलाइए, और जो हैबिट्स है उसकी उसको चेंज कराइए। सर किसी ऑर्गन की मेडिसिन देने से भी उसकी जो है हैबिट डिस्टर्ब हो छोड़ सकती है। क्या करने से? किसी एलिमेंट की मेडिसिन देने से उसकी आदत छोड़ सकती है। छूट सकती है। आदत तो वैसे सबसे ज्यादा उसकी तभी छूटेगी जब वो मतलब जो है खुद ही अपना उसको विल पावर होगी, अपने आप चाहेगा तभी छूटेगी। अगर जो है हाँ वो तो है, उसमें तो प्रोटोकॉल देना पड़ेगा जैसे S1W। हाँ, जो भी उसको प्रॉब्लम है वो उसका जो है वो दवाई आप जो है दीजिएगा। डॉक्टर जियासन जी आप बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। जिया साहब, आवाज नहीं आ रही जियासन आपकी। जिया साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक ही नहीं है ना जिया साहब का, आवाज कहाँ से आएगी? माइक है, आज गला बैठा हुआ है जिया साहब। His mic is on. अभी ऑन कर लो जिया साहब। हाँ बोलो। नहीं, आपका माइक एक्टिव नहीं है, माइक एक्टिव करवाओ।
सर गुड इवनिंग सर, गिरिधर सर। यस। वो आपके पीछे वो पोस्टर है ना सर, उसका एक बार मेरे को पीडीएफ बना के भेज दो ना सर प्लीज। वो फाइल में का आपके चार्ट है बुक ना में, सर। आपके बुक में सब सर कुछ आएगा। सर वो बुक में से लिए तो नहीं आ रहा था सर, ये पीडीएफ करके दिए तो वो सही आएगा कहते प्रिंट। चलो हाँ, करवा उसका देता पीडीएफ हूँ। हम बनवाएंगे अभी। भास्कर जी कुछ चार्ट वगैरह क्रिएट करवाएंगे, डॉक्टर संजीत उसमें करेंगे, ठीक है? हाँ सर, तो सर गिरधर साहब तो अच्छा दिख रहा सर वहाँ पर। वो भी ऐसा हमें क्लिनिक पे मतलब लगा ली तो हमारा भी डायग्नोसिस सही हो जाए, इजी हो जाएगा। ठीक ठीक, उसको हम पूरा बना करके आप लोगों को देंगे, ठीक है? यस। ओके ओके। सर। हुडा सर, हाँ, सर एक पेशेंट है सर, फीमेल अभी पेशेंट सर। अभी रिकॉर्डिंग में है क्लास, हम लोग पेशेंट डिस्कस नहीं वो करेंगे। तो मंडे टू थर्सडे 8 o'clock to 9 o'clock अब आ और जाओ पूरा ज्यादा अर्जेंट होगा डिटेल तो के हम साथ, लोग 5 element थियोरी के साथ। या एलिमेंट की थ्योरी का लिया हूँ सर वो पूरा। मंडे टू थर्सडे सारे स्टूडेंट्स के लिए, या जो भी स्टूडेंट नहीं है उन लोगों के लिए भी लाइफ टाइम हम लोगों का जो है वो एक डाउट सेशन हम लोग मॉर्निंग में है। कोई भी आ सकता है, अपना जो भी क्वेरीज है उसको क्लियर कर सकते हैं, तो उसको क्लियर करेंगे, ठीक है? So Huda sir, I would like to say two सबसे lines, खास sir. बात ये रहेगी कि लिंक सभी का सेम है, ठीक है ना? ये जी। नहीं है कि सुबह की मीटिंग का लिंक अलग है, दोपहर का अलग है। तो लिंक सुबह का भी वही है, शाम का भी वही है, लेकिन किसको किस में आना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू मच। थैंक यू। Thank you everybody. थैंक यू वेरी मच सर। Yes, मेरी